हम बात करते हैं सीपीसी की, है ना। तो सीपीसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब आप सीपीसी पढ़ते हैं ना तब देखना इसके दो पार्ट्स हैं। एक जो सीपीसी का पार्ट है ना वो सेक्शंस का पार्ट है, और दूसरा जो सीपीसी का पार्ट है ना आपका वो ऑर्डर्स का पार्ट है। ठीक है, ये ऑर्डर जो है ना शेड्यूल में दिया गया। ये शेड्यूल क्या होती है, इस शेड्यूल को समझने का एक तरीका होता है कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स होती है। आप BNSS पढ़ा, उसके अंदर 2 शेड्यूल्स होती है। तो बहुत सारे ऐसे लॉज है जिसके पीछे उसकी शेड्यूल दी गई है। तो ये वही शेड्यूल है यहाँ पे जो दी गई है। ठीक है, तो इसकी जो शेड्यूल है उसके अंदर ऑर्डर्स दिए गए। कितने ऑर्डर है? 1, 2 से 51 दिए गए। ये तो 1, 2 से 51 जो ऑर्डर्स है उस शेड्यूल में दिए गए। तो पहला पार्ट इसका सेक्शन है और दूसरा आता है आपके पास शेड्यूल्स। अब आते हैं 51 ऑर्डर्स को याद कैसे करें। विथ उनके रूल्स भी आपको पता होना चाहिए। क्या होने चाहिए पता? उनके रूल्स भी आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या रूल्स हैं, कितने रूल्स हैं। जैसे क्योंकि कई बार हमारा प्री का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, कई बार हम लोगों का प्री का क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाता है कि ना क्या बोलते हैं आपके ऑर्डर नंबर 21 में कितने रूल्स हैं, और ये आया हुआ भी कई बार आया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर 21 ही आया हुआ है, बाकी वाले तो नहीं आए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कोड चलते हैं। चले कोड। ओके, कोड जाने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर आपको कोड जाना है तो आपको सबसे पहले कोर्ट जाने के लिए क्या चाहिए? तो आप कहेंगे मैम सबसे पहले मुझे चाहिए पक्षकार, यानी मुझे चाहिए पार्टीज। तो आप कोर्ट चले गए पार्टीज। कितनी पार्टी है आपके पास? 13 पार्टीज है, यानी इसके 13 रूल। ऐसे याद करना है। सबसे पहले मैं कोर्ट जाऊंगी तो पार्टीज आएगी। मेरे पास टोटल पार्टीज कितनी है? 13 है। फिर आता है आपके पास, देखो ऑर्डर नंबर 2 देखो क्या कहता है? फ्रेम ऑफ सूट। अभी पार्टीज क्या करेगी? अपनी सूट को फ्रेम करेगी। तो सेकेंड कहता है फ्रेम ऑफ सूट, फ्रेम ऑफ सूट। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रेम ऑफ सूट। एक होता है इश्यू सेटलमेंट करना, इश्यूज फ्रेम करना। ये क्या है? ये है फ्रेम ऑफ सूट। एक होता है फ्रेम ऑफ इश्यूज। देखो इश्यूज जब फ्रेम करना होता है वो करता है कोर्ट, और जो पार्टीज करती वो होता है सूट। ये लिख दो। इश्यूज फ्रेम अगर वर्ड आता है वो होता है ऑर्डर 14। क्या होता है? ऑर्डर 14। तो इश्यूज जब फ्रेम करना होता है तो वो होती है कोर्ट के द्वारा, और सूट जब फ्रेम करना होता है वो होता है पार्टी के द्वारा। क्लियर? ओके। अब कितने फ्रेम सूट किए इन्होंने? 7। तो ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले मैं कोर्ट गई, मेरे पास पार्टी आई 13, फिर उन्होंने 7 फ्रेम इश्यूज फ्रेम किए। करने के बाद वो क्या किए? वकीलों से मिले। तो उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर, एंड प्लीडर। ठीक है, ये जो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सब आपके बैरेक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि इतने सारे लिखने ना मुझे 51 लिखने, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। थर्ड देखेंगे यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स। आप कहीं बाहर रहते हो, बिजनेस आपका यहाँ जोधपुर में है, आप तो यहाँ पेयर नहीं हो सकते, तो आपके भी यहाँ पर कोर्ट में कौन जाएगा? ऑब्वियसली आपका एजेंट। वो जो एजेंट होता है उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज एजेंट। सेम टू सेम राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है जो कि राजस्थान एडीजे के एग्जाम में आता है और राजस्थान के लोअर जुडिशरी में आता है, और वहाँ पर भी दे रखा है रिकॉग्नाइज एजेंट। क्योंकि जब आपको सेक्शन 56 लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर कोर्ट में अपियर होना होता है तो आप अपने एजेंट के थ्रू जा सकते हैं, अपने प्लीडर के थ्रू भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे एजेंट आ गया और प्लीडर आ गया। कितने लोगों से मिलने गए आप? 6 लोगों से। कितने लोगों से मिले? 6 से। तो 13 पार्टी आई, 7 इशू सूट फ्रेम किए और 6 एडवोकेट से मिलने गए। अब यहाँ पे प्री का क्वेश्चन है, पता है क्या है? प्री का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिख के आपका एजेंट भी लिखा, आपका प्लीडर भी, इन दोनों पर समन की सर्विस हो सकती है। लिखो प्री का सवाल, साइड में लिखते जाओ। ये 2-3 पेजेस आपके प्री में बहुत काम आने वाले हैं। तो लिखो रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर दोनों पे समन की सर्विस हो सकती है। इसका मतलब समन की सर्विस पार्टी पर हो सकती है, समन की सर्विस पार्टी के घर में जो अडल्ट मेंबर्स रहते हैं उन पर हो सकती है, और समन की सर्विस आपके रिकॉग्नाइज एजेंट पर हो सकती है, प्लीडर पर हो सकती है। बट किस पर नहीं हो सकती? तो लिखो घर के सर्वेंट पर नहीं हो सकती है, घर के सर्वेंट पर नहीं हो सकती। बट कभी कभी घर के सर्वेंट पर होती है, समन की सर्विस नहीं, नोटिस की सर्विस। कहाँ पे दिया हुआ है? टीपी एक्ट सेक्शन नंबर 106। लिखो टीपी एक्ट सेक्शन नंबर 106 नोटिस की सर्विस। अब आप कहेंगे मैडम आप तो समन बताते हो, नोटिस में क्यों चली गई? क्योंकि बेटा एक रूल होता है। क्या रूल होता है? नोटिस की सर्विस भी समन की तरह ही होती है, इसलिए आपको बताया कि टीपी एक्ट के अंदर नोटिस की सर्विस फैमिली के अडल्ट मेंबर, मेल, फीमेल और ऑल्सो इंक्लूडिंग इन सर्वेंट भी होता है, जबकि BNSS और CPC में सर्वेंट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है आपकी पार्टीज? कितनी थी? 13। क्या क्या सूट फ्रेम के? कितने किए? 7। किससे मिलने गए? रिकॉग्नाइज एजेंट प्लीडर। कितने थे? 6। उनसे कहा मेरा सूट इंस्टीट्यूट कर दीजिए, तो 4 कहता है उन्होंने इनका सूट इंस्टीट्यूट कराया। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, क्या कहा? मेरा सूट इंस्टीट्यूट कर दीजिए। सूट कितनी कॉपी में इंस्टीट्यूट होता है पता है आपको? 2 कॉपी में, मैंडेटरी है।
इसके रूल्स भी 2 ही है, याद हो गया। सूट भी 2 कॉपी में होता है और इसके रूल्स भी कितने 2 है। अब आपको एक नई चीज़ बताती हूँ, वो ये है कि यदि आपने अपना प्लेंट 2 कॉपी में नहीं दिया तो क्या होगा पता है आपको, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाएगा। ऑर्डर नंबर 7, रूल नंबर 11, और ये मैंडेटरी है। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था डुप्लीकेट कॉपी वाला, ये हुआ था आपका 1999 में अमेंडमेंट हुआ था, जो अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 2002 को। कब अप्लाई हुआ था, 1 जुलाई 2002 को। आप में से जो बच्चे साथ में लिख रहे हैं वो साथ में लिख लीजिए, अभी साथ में नहीं लिख पा रहे तो रिकॉर्डिंग देके वापस लिख देना, क्योंकि अभी सुनना समझना जरूरी है। लिख तो आप रिकॉर्डिंग देके कभी भी कर लोगे, राइट, ओके। देन आगे सूट इंस्टीट्यूट करवाया। जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट होता है, एक पार्टी ने सूट इंस्टीट्यूट किया, जो सूट इंस्टीट्यूट करता है उसे कहते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने अपना सूट लिया है। अब डिफेंडेंट अंतर्यामी है, उसको पता चल रहा है मेरे खिलाफ कोई सूट आ रहा है, आया है, मुझे कोर्ट जाना है। ऐसा थोड़ी होता है, उसको फ़ोन करेंगे, ए भाई आना तेरे सूट है ना, तो उसको समन भेजेंगे। तो चैप्टर 5 कहता है पार्टीज को समन टू पार्टीज। कितनी पार्टीज को भेजा, 30। बाप रे, 30 लोगों को समन भेजा। हाँ जी, 30 लोगों को समन भेजा। तो क्या कहा, सबसे पहले पार्टीज आई 13, फिर फ्रेम की उसने सूट 7, फिर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट से मिले 6, फिर अपने 2 कॉपी में सूट इंस्टीट्यूट कराया और 30 लोगों को समन भेजा। अब ये गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि अब मैं बताने वाली हूँ चैप्टर ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7। एक्चुअली ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 है ना, इनका प्लेस यहाँ पे होना चाहिए था। ये यहाँ पे होते फिर एकदम लाइन से चलता हमारा, क्योंकि पहले प्लीडिंग बनती है, फिर प्लेंट आता है, फिर सूट इंस्टीट्यूट होता है। बट जब हम पढ़ेंगे ना ऑर्डर 4 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि ऑर्डर 4 कहता है कि ऑर्डर 6 और 7 को फॉलो कीजिए। तो एक्चुअली वो यहाँ ड्राफ्टिंग होती ना तो ईजी होता, अब नहीं है तो यहाँ से याद करेंगे। तो ऑर्डर 6 कहता है प्लीडिंग जनरली। प्लीडिंग बनाओ भाई, क्या बोलेंगे, प्लीडिंग जनरली। कितनी बार पढ़ेंगे, 18 बार, और उससे आपका प्लेंट तैयार हो जाएगा। कितनी कॉपी में, 18 कॉपी में। तो प्लीडिंग जितने में बनेगी उतने में प्लेंट बनेगा। अब प्लीडिंग क्या होती है, सुनो। आपने कॉलेज में पढ़ाई की, आप जब फाइनल ईयर में थे तो आपको है ना कोर्ट में क्या बोलते हैं केस, मतलब अपने कॉलेज के अंदर है ना फाइल सबमिट करने होते थे, प्लेंटिफ की तरफ से, डिफेंडेंट की तरफ से। जैसे कि दैट हिंदी वाली ये है कि इसने पैसे लिए, ये है कि मैंने इसको पैसे, ये है कि ऐसे करके आप पूरा तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं प्लीडिंग। प्लीडिंग में फैक्ट्स होते हैं, प्लीडिंग फैक्ट से रिलेटेड होती है, उसमें कभी भी एविडेंस नहीं होता। यही प्री का सवाल है, तो लिख दीजिए। प्लीडिंग का मतलब समझ गए, जो आप फाइल बनाते हैं प्लेंटिफ की तरफ से, डिफेंडेंट की तरफ से, उसे प्लीडिंग कहते हैं। प्लीडिंग में क्या हो सकता है, प्लेंट हो सकता है, रिटन स्टेटमेंट हो सकता है, सेट ऑफ भी हो सकता है, काउंटर क्लेम भी। तो जनरली प्लीडिंग के अंदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होता है। और जैसे रिटन स्टेटमेंट होता है उसके बिहाफ पर ही सेट ऑफ तैयार होता है, उसके बिहाफ पर ही आपका काउंटर क्लेम होता है। अब आप कहेंगे मैडम सेट ऑफ क्या होता है, मैडम काउंटर क्लेम क्या होता है, बिल्कुल सवाल है। तो ये हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 8 में। कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्डर नंबर 8। तो देखो इसी से बातों बातों में हमारा ऑर्डर 8 भी निकल के आ गया। और ऑर्डर नंबर 8 कहता है आपका पास रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। ठीक है, 3 चीज़ें कहता है। तो क्या कहा कि सब जब हम प्लेंट तैयार करते हैं तो प्लेंटिफ ने प्लेंट तैयार किया, सामने वाला क्या करेगा, रिटन स्टेटमेंट, या फिर वो पैसे मांगता तो सेट ऑफ, या उसका भी कोई राइट सर होता है तो करेगा काउंटर क्लेम। तो जिस तरह से हमारी एफआईआर दर्ज होती है उसके खिलाफ क्रॉस एफआईआर होती है, ठीक वैसे प्लेंट के खिलाफ जो है हमारा क्या होता है, काउंटर क्लेम भी आ जाता है। ठीक है, तो आया आपके पास ऑर्डर नंबर 8 कहता है मेरे पास 10 रूल्स है। कितने रूल्स है, 10। तो वापस चलते हैं। तो 5 में मैंने 30 पार्टी को समन भेजा, 6 में प्लीडिंग तैयार कर दी मैंने 18 कॉपी में, और प्लेंट मेरा 18 कॉपी में तैयार हो गया। जैसे प्लेंट गया तो सामने वाली पार्टी क्या करती है, तो प्लेंटिव प्लेंट इंस्टीट्यूट करती है, तो सामने वाली पार्टी उसको रिप्लाई करती है, दैट इज अ रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन। यहाँ सब कुछ रिटन होता है। ठीक है, रिटन। अगर वो डिफेंडेंट कहता है ए प्लेंटिव तू मुझसे 2 लाख मांगता तो मैं भी तुझसे 2 लाख मांगता हूँ, पैसा सर्टेन अमाउंट, तो करते हैं सेट ऑफ। और अगर वो कहता सब मेरा खुद का राइट सर्वाइव होता है, तू क्या करेगा, मैं तुझ पे केस करूंगा, प्रति दावा करूंगा, तुमने मुझ पे किया दावा, मैं कहूंगा तुझ पे प्रति दावा, यानी काउंटर क्लेम। तो ये काउंटर क्लेम कितनी बार करेंगे, 10 बार। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 8। यहाँ से खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब ये सब इसने तैयार कर लिया, तैयार कर लिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में लेकर आना पड़ेगा। तो ऑर्डर 9 कहता है अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। तो ये 9 कहता है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। अब सुनो,
ऑर्डर नंबर 5 में अपने कितने लोगों को समन भेजा? 30 लोगों को। आए कितने? 14। कितने आए? 14। इसका मतलब ऑर्डर 9 में कितने रूल्स है? 14 रूल्स है। ऑर्डर 9 में कितने? 14 ही ना, 14 रूल्स है। तो 1 के अंदर पार्टीज आई 13, 2 के अंदर हमने क्या किया? इश्यूज फ्रेम किए हमने 7 बार, 3 के अंदर रिकॉग्नाइज एजेंट से जाके मिले 6 लोगों से, 4 में सूट इंस्टीट्यूट कराए 2 कॉपी में, 5 में 30 लोगों को सम्मन भेजा, 6 में प्लीडिंग बनाई 18 बार, 7 में प्लेंट बन गया 18 बार, 8 के अंदर काउंटर क्लेम सेट ऑफ और रिटन स्टेटमेंट के लिए हमने बुलाया 10 लोगों को, फिर कोर्ट में वो लोग अपियर हुए 14 लोग। तो आया पेरेंट्स, उन्होंने पेरेंट्स। अब कोर्ट पे आके खड़े, जज साहब हम आ गए। जज साहब कहेंगे आओ मिठाई खाओ, नहीं। तो जज साहब क्या कहेंगे? आपकी आरती नहीं उतारेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। तो आइए 10 में जज साहब अब आपकी करेंगे एग्जामिनेशन। तो 10 कहता है एग्जामिनेशन। कितनी बार करेंगे? 4 बार। घड़े 4 ही होती है वैसे एग्जामिनेशन, पता है आपको? 4 बार। बताओ, या तो 4 रूल लिखे, बताओ कैसे? पहले होती है चीफ एग्जामिनेशन, हो गई। फिर चीफ की होती है क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर क्रॉस की होती है री एग्जामिनेशन, फिर री में से कुछ निकल के आता है तो फर्दर री एग्जामिनेशन। तो 4 बार हो गई, 4 रूल हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। तो जज साहब ने आपकी करी 4 बार एग्जामिनेशन। जैसे जज साहब ने एग्जामिनेशन शुरू की, जज साहब ने कहा ओए इस केस से रिलेटेड तेरे पास क्या क्या है, जा लेकर आ। क्या कहा? इस केस से रिलेटेड तेरे पास जो भी कोर्ट पे लेकर आ। अब देखो हम पढ़ते BNSS, वहाँ पे एक वर्ड लिखा डॉक्यूमेंट्स के लिए, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स लिखा है प्रोडक्शन, यहाँ पे लिखा डिस्कवरी। क्या लिखा है? डिस्कवरी। जब हम CPC का सेक्शन नंबर 30 पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते ना डिस्कवरी एंड लाइक, ये वही डिस्कवरी है आपका। और जब मैंने पहली बार इसको इंग्लिश पढ़ा डिस्कवरी, तो मुझे तो डिस्कवरी चैनल याद आ गया, नेशनल जियोग्राफी डिस्कवरी चैनल, हमें वही पता था डिस्कवरी का मतलब। फिर यह आया तो पता चलो ओके इस केस से रिलेटेड आपके पास जो भी है उसको डिस्कवर कीजिए, कोर्ट के सामने लाए, और कोर्ट क्या करेगा? उसको देखेगा, इंस्पेक्शन करेगा। तो 11 कहता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। 11 में कितनी बार? 23 बार। 23 बार टोटल, 23 बार कोर्ट देखेगा उसको, सही है गलत है, सही है गलत है, सही है गलत है। फिर देखा, फिर आपसे पूछा कि ये डॉक्यूमेंट क्या आप इन पर भरोसा करते हो? आप कहते हैं यस मैं इसको एडमिट करता हूँ 9 बार। आप कहेंगे नो मैं डिनाई करता हूँ 9 बार। तो 9 टाइम है तो एडमिशन करो डिनाई, क्योंकि सारा खेल एडमिशन से है। अगर आप एडमिशन कर देते हो, सिविल मैटर है। BSA पढ़ते हैं हम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वहाँ पे हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 15, किसकी बात होती है? एडमिशन की बात होती ना एडमिशन की। फिर हम BSA पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 53, वहाँ एडमिशन के भी यहाँ पर आपका जजमेंट आ जाता है। ठीक वैसे हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 12, इसका आधा करो 6। रूल नंबर 6 कहता है कि एडमिशन के ग्राउंड्स पर जजमेंट दिया जा सकता है। तो देखा एडमिशन का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि क्रिमिनल मैटर में हम करते हैं कन्फेशन, यहाँ पे करते हैं एडमिशन। तो सिंपल बात है भैया, ये हम पढ़ रहे हैं सिविल, और सिविल कहता है कि जो हमें डॉक्यूमेंट देगा उसे ही एडमिशन करना पड़ेगा। तो 12 कहता है मैं एडमिशन करता हूँ 9 बार। ऑब्लिक करके लिखो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 15 से लेकर 21 एंड 25 और सेक्शन नंबर 53 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्योंकि सेक्शन 53 कहता है एडमिशन के आधार पर जजमेंट दिया जा सकता है। और ठीक वैसे एडमिशन के अंदर, इसके अंदर जो रूल नंबर 6 है इसका, वो भी कहता है, इसका 12 का आधा 6 है ना, रूल 6 कहता है एडमिशन के आधार पर जजमेंट दिया जा सकता है। तो 11 में आपने डिस्कवरी की, 12 में आपने एडमिशन किया, जैसा भी मैंने ही दिए है। 13 में जैसा आपको जो सही लगेगा उसको इम्पाउंड करेंगे, बाकी को रिटर्न कर देंगे। तो 13 कहता है 3 वर्ड, प्रोडक्शन, इम्पाउंड एंड रिटर्न, 3 वर्ड आता है आपके पास। तो चैप्टर 13 कहता है प्रोडक्शन, इम्पाउंड एंड रिटर्न। जो काम का लगा वो रख लिया, नहीं लगा रिटर्न कर दिया। हमारे BNSS में भी ऐसा प्रोविज़न है, हमारे CRPC के अंदर भी है, सेक्शन नंबर 104 या 3 104, जो सही लगा ले लिया बाकी दे दे। 104 एक 3, 1 मिनट को अभी वेरीफाई करना पड़ेगा इसको, कहाँ गई ये रही हमारी CRPC। मुझे अभी भी 104 ही समझ में आ रहा है। एकदम सही पकड़े, 104 में ही है। ठीक है, तो जो चीज़ आपने पेश की काम की होगी तो रखेंगे, नहीं तो हम आपको रिटर्न कर देंगे।
फिर फाइनली आप देखो, पहले में पार्टी आई, सेकंड में सूट लेकर आए, थर्ड के अंदर एजेंट आया, वकील आया, फोर्थ में सूट इंस्टीट्यूट किया, 5 में विटनेसेस को भेजा, 6 के अंदर प्लीडिंग बनाई, 7 में प्लान बनाया, 8 में रिटन स्टेटमेंट और सब कुछ दे दिया, 9 में अपेयर हो गए, 10 में एग्जामिनेशन कर ली, 11 में डॉक्यूमेंट डिस्कवरी कर दी, 12 के अंदर एडमिशन कर लिया, 13 में हमने ले लिया। अब ये सब जज साहब के पास आ गए। अब जज साहब क्या करेंगे? इशू सेटलमेंट। बताया था ना मैंने। ऑर्डर 2 में पार्टी क्या करती है? सूट फ्रेम करती है। ऑर्डर 14 में कोर्ट इशू सेटलमेंट करती है। तो आइए 14 कहता है इशू सेटलमेंट, शॉर्टकट है, लॉन्ग कट क्या है? सेटलमेंट ऑफ इशूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑफ इशूज ऑफ लॉ और इन इशूज अग्रीड अपॉन। विवादकों की स्तरीकरण और विधिक विवादकों के आधार पर, उन विवादकों के आधार पर जिन पर रजामंदी हो गई, वाद का उदाहरण है। बाप रे, इतना बड़े को सिंपल लिखो क्या? सेटलमेंट ऑफ इशूज। जब जजमेंट राइटिंग करते ना तो इसी का काम होता है, सेटलमेंट ऑफ इशूज। 14 में 7 आधा कर दो, कितने रूल है? 7, 14 से आधा 7। अब जब हम पढ़ेंगे ना रूल 5 है ना, यही आते हैं अमेंडमेंट करना। या आरजेएसपी का क्वेश्चन था कि इनमें से कहाँ पर जो है इशूज़ में अमेंडमेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन था ऑर्डर 14 रूल 1, ऑर्डर 14 रूल 5, ऑर्डर 14 रूल 6, ऐसा क्वेश्चन था। तो ऑर्डर 5 में अमेंडमेंट किया जा सकता है। मैं बता रही हूँ इस डायग्राम से प्री के बहुत क्वेश्चन क्लियर होते हैं आपके। तो ऑर्डर 14 रूल 5 में इशूज़ में क्या कर सकते हैं अपन? अमेंडमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, इशूज़ कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। यहाँ पे एविडेंस का कोई रोल नहीं होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब सुनो मेरी बात, जज साहब ने इशू फ्रेम किए, फर्स्ट हियरिंग में खत्म, मैटर बनता नहीं आ गया, तो ऑर्डर 15 कहता है फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोजल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोजल कर देते हैं। तो 15 कहता है डिस्पोजल ऑफ सूट इन द फर्स्ट हियरिंग। डिस्पोजल ऑफ सूट इन फर्स्ट हियरिंग कितनी बार करेंगे? 4 बार। क्यों? जब मैंने आपकी एग्जामिनेशन 4 बार की है, तो मैं डिस्पोजल भी 4 बार ही करूंगी। डिस्पोजल खत्म, जाओ घर, टाटा, हो गया बेटा सॉल्व। इतना ईजी है। कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, आप अपने घर गए। इतने दूसरी पार्टी कहती नो जज साहब, मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ अपना सूट लेकर आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 104 कहता है ए प्लेंटिफ बर्डन ऑफ प्रूफ तुम पर है, तुम प्रूफ करो। प्लेंटिफ अपनी बात रखता है, डिफेंडेंट डिनाई कर देता है, जज साहब मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। तो क्या करेंगे? अब उसने तो मना कर दिया। जैसे याद करो अपन BNSS पढ़ते हैं, चार्ज फ्रेमिंग करते हैं, पूछते क्या तू प्ली गिल्टी करते हो? प्लीड नहीं करता है तो प्रोसिक्यूशन कहते ए भाई अपने विटनेसेस लेकर आ, मना कर दिया। ठीक वैसे ही यहाँ पर यदि फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोजल होता तो मैटर खत्म, प्रोसीडिंग कंप्लीट। बट अगर फर्स्ट हियरिंग में डिस्पोजल नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो अब अगला उपचार क्या है हमारे पास? अब चलो विटनेसेस को बुलाओ भाई। अब पार्टीज डिनाई तो गवाहों को बुलाना पड़ेगा कि नहीं बुलाना पड़ेगा? तो आइए ऑर्डर नंबर 16 समन टू विटनेसेस। अब सुनो मेरी बात, 16 में भी समन है, ये लीजिए मैंने लिख दिया समन टू विटनेसेस। और ऑर्डर 5 में भी विटनेसेस थे, तो दोनों में अंतर क्या है? तो लिखो अंतर। ऑर्डर 5 में पार्टीज को समन किया जाता है, वेयर एज ऑर्डर 16 में विटनेसेस को समन किया जाता है। विटनेसेस को समन किया जाता है। कितने विटनेसेस हैं हमारे पास? 21 विटनेसेस को बुलाएंगे। कितने विटनेसेस को बुलाएंगे? 21 विटनेसेस को बुलाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे पार्टीज को क्या और यहाँ पे विटनेसेस को क्या? भाई विटनेसेस के, ठीक है। अब विटनेसेस को बुलाया, आज फोन करोगे कि आज ही आ जाएंगे क्या विटनेसेस? आज समन भेजोगे आज ही आ जाएंगे क्या? अब आज तो नहीं आएंगे ना, वो आने में टाइम तो लगेगा ना उनको भी। कोई ऐसे फ्री थोड़ी बैठे तुम्हारे लिए फोन करती हाँ भाई आया कोर्ट, तो अब उनको आने में लगेगा समय। तो समय लगेगा तो हमें समय चाहिए, कोर्ट से डेट चाहिए कि सर में विटनेस आएंगे, तो इससे बोलते हैं एडजर्नमेंट। क्या चाहिए? एडजर्नमेंट। तो अब हम कोर्ट से मांगेंगे एडजर्नमेंट। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार मांगेंगे? 3 बार। ओह 3 रूल है, हाँ। और सरप्राइज बताओ, एडजर्नमेंट मिलता भी 3 बार ही है, वो बाद में अलग है केस लो। देखो तो ऑर्डर 4 में 2 रूल, 2 ही डुप्लीकेट कॉपी, और यहाँ पर भी क्या गया अपने पास? अपने एडजर्नमेंट 7 बार और 7 ही रूल है। नहीं सॉरी, एडजर्नमेंट 3 बार 3 ही रूल है। ओके, अब एक केस आया, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। इस केस में कहा गया कि
5 का 1 3 का 1, मुझे 3 क्यों याद आ रहा है, 1 मिनट रुकना हो, मुझे इसका ये 3 याद आ रहा है। 2003 2003। इस केस में कहा गया कि जब जब रिक्वायरमेंट हो तो 3 बार से ज़्यादा भी एडजमेंट दिया जा सकता है। इसलिए कोर्ट पे हमारा एडजमेंट बहुत सारे बार मिलता है, बहुत बार लंबा चौड़ा मिलता है। करे क्या, जरूरत होती देनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने आपको एडजमेंट दिया, लेकिन इस एडजमेंट से पहले एक भाई साहब छुप गए हमारे 16A। अब आपने समन को, विटनेसेस को समन भेजा, कुछ विटनेसेस जेल में थे, उनको भी तो बुलाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 16A के अंदर हम लिखेंगे अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कन्फाइंड और डिटेन इन जेल। तो अपन इसमें लिख देंगे अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। कौन से, जो हमारे प्रिजनर्स हैं, कितने हैं वो हमारे, कुछ हमारे 7 है, लिख दो 7 है, ये रह गया। तो अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस कितने हमारे, जो जेल में 7 है उनको बुलाएंगे। तो याद रखना, जेल में अगर एक बार कोई बंदा चला जाता है तो भी वो विटनेसेस के रूप में बुलाया जा सकता है। लिखो लिखो, जेल में यदि किसी बंदे को भेज दिया जाता है तो भी वो विटनेस तो कहलाएगा ही कहलाएगा, और जब जब रिक्वायरमेंट हुई तो उसे एज ए विटनेस बुलाया जाएगा। इसका मतलब केवल कैदी बन जाने से आपके अधिकार ख़त्म नहीं हो जाते। नंबर 2, एक बार कोई इंडियन भारतीय व्यक्ति को सज़ा हो जाती है, एक बार किसी भारतीय व्यक्ति को कोई सज़ा हो जाती है तो भी वो इंडियन तो कहलाएगा ही कहलाएगा। केवल सज़ा हो जाने से वो इंडियन कहलाने से ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कैदी हो जाने से कोई नुकसान थोड़ी हो जाता है। सेम टू सेम ऐसा चैप्टर 22 CRPC में पढ़ते हैं, 22 CRPC में पढ़ते हैं, और 25 BNSS में पढ़ते हैं। 25 ही ना BNSS में, वैशाली, प्रिया, दीपंती, कारागार में निरुद्ध व्यक्ति, 25 ही ना BNSS में। 24 है मेरे हिसाब से, 25 होना चाहिए बेटा, एक बार चेक कर। 24 ओके, तो अब लिख करके लिखो BNSS 24 एंड CRPC 22, 2 नंबर का गैप है, ठीक है। फिर 17 आया। अब विटनेसेस को बुलाने में समय लगेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेट लेनी पड़ेगी। तो डेट को बोलते हैं एडजमेंट। कितनी बार लेंगे, 3 बार, यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ 3 बार ही मिलता है। लेकिन सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 के अंदर का है, जब जब रिक्वायरमेंट हुई तो 3 से अधिक बार भी हम क्या कर सकते हैं, एडजमेंट दे सकते हैं। बोला ठीक है। अब एडजमेंट दे दिया, डेट आ गई, डेट आई, पधारोसा, अब आप पहुँच गए। अब क्या करेंगे, आपकी आरती थोड़ी उतारेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। तो आइए, तो 18 कहता है कि जैसे एडजमेंट वाली डेट जो हमने दी उस डेट पे अपीयरेंस होती है, तो 18 कहता है विटनेसेस की एग्जामिनेशन करेंगे एंड मैटर का डिस्पोजल करेंगे। कितनी बार, 19 बार। कैसे याद किया मैंने, 18 में 19, कैसे रूल याद किए, 18 में 19, 19 बार। अब सुनो मेरी बात, यहाँ है एग्जामिनेशन ऑर्डर नंबर 10, यहाँ है डिस्पोजल ऑर्डर नंबर 15। तो जो पहले 10 + 15 था हमारा, जिसमें हमने पहले क्या बोलते हैं, आप आए तब की एग्जामिनेशन की हमने, और साथ ही साथ क्या किया हमने, 15 में डिस्पोजल किया। इस बार दोनों सेम में आ गए, तो 18 में लिख दो एग्जामिनेशन एंड डिस्पोजल, दोनों एक साथ ही लिख दीजिए। लिख दिए, ओके। ना आता 19 कहता है एफिडेविट दे दो भाई और बहनों, बिना एफिडेविट के हम काम नहीं करते हैं। कितने देने पड़ेंगे, 3, जबकि एक्चुअल एफिडेविट तो 2 ही देने होते हैं, क्योंकि 2 केस है तो 2 ही देने, बट अब इसमें 3 रूल है तो हमें याद रखना पड़ेगा 3। अब करें क्या, जितना नंबर को तो रूल याद रखना है, इसलिए 3 वर्ड बोलते हैं। बाकी देखो, ऑर्डर नंबर 4 में जब 2 बार प्लेंट किया तो एफिडेविट भी 2 ही लिखने चाहिए, ओके। एक तरफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 1 कहती है कि मैं एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होती हूँ, एफिडेविट हमारा एविडेंस नहीं होता है। वही हमारा CPC कहता है भैया मेरा तो पूरा काम ही एफिडेविट पे होता है, बिना एफिडेविट पे मुझे काम करना नहीं आता है। क्या कहता है, मेरा तो पूरा काम ही एफिडेविट पे होता है, मुझे तो बिना एफिडेविट काम करना नहीं आता है। तो 3 एफिडेविट आ गए, फाइनली सब आ गए। सुनो, पार्टी आ गई, फ्रेम कर दिया सूट को, एजेंट आ गया, वकील आ गया, फिर सूट इंस्टीट्यूट हो गया, समन भेज दिया, प्लीडिंग तैयार हो गई, प्लेंट हो गया, रिटन स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम सेट ऑफ हो गया।
अपेरेंस हो गई, एग्जामिनेशन हो गई 10 में, 11 में डिस्कवरी हो गई, 12 के अंदर एडमिशन किया, 13 के अंदर इम्पाउंड किया, 14 के अंदर इशू सेटलमेंट किया, 15 में डिस्पोजल किया, नहीं हुआ 16 में विटनेसेस को बुलाया, 16 में प्रिजनर्स को बुलाया, 17 में एडजमेंट दिया, 18 में आप सब आ गए और आपकी एविडेंस एग्जामिनेशन कर ली मैंने, डिस्पोजल कर दिया, 19 में आपसे एफिडेविट ले लिया, बेटा खत्म, सब आ गए, पार्टीज भी आ गई, विटनेस सब आ गए। अब मैं जज साहब क्या दूंगी, जजमेंट। तो चलिए 20 मिलेगा आपको जजमेंट। जब दोनों पार्टी आ गई तो आप आ गए हमारे पास जजमेंट एंड डिक्री। 20 में 20, पता है आपको 20 में 20 ही रूल है, चेक कर लो भले, 20 में 20 सबसे बढ़िया, 20 में 20 कुछ अलग याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये है CPC, ये कहता है आप बिना खर्चों के कुछ नहीं होता है, जजमेंट आए तो खर्चे भी देने पड़ेंगे। तो ऑर्डर नंबर 20 ए कहता है कॉस्ट दे दो, खर्चे दे दो, कितना, 2 कॉपी थी ना, 2 बार खर्चे दे दो, तो 2 ही बार देना है, ये दो। इसको याद कैसे रखा मैंने, ऑर्डर 4 से 2 कॉपी में प्लेंट आया, 2 बार खर्चे दिए, ओके। ये खर्चे कहाँ पड़ते हैं, सेक्शन नंबर 35 से, 35 आया सेक्शन याद, तो खर्चे दे दिए। ऐसे जजमेंट कहाँ पड़ते हैं, सेक्शन नंबर 33 के अंदर, जजमेंट और डिक्री, खर्चे दे दिए, ये लीजिए। अब जीतने वाला के जज साहब मुझे मेरा सामान दिला दीजिए, एनफोर्समेंट करवा दीजिए। वो जो एनफोर्समेंट है वो लॉ के लैंग्वेज में क्या होता है, एग्जीक्यूशन। तो आइए ऑर्डर नंबर 21 कहता है, आइए आपका एग्जीक्यूशन करवा देते हैं। 106 106 बार है भगवान, बड़ा लंबा है, बड़ा लंबा हो गई। क्योंकि आइए प्री का एक सवाल बताती हूँ, डिक्री के एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन 12 साल में कभी भी लगा सकते हो, आफ्टर 12 ईयर्स फिर आपका राइट खत्म हो जाएगा। तो क्या कहा, डिक्री के एग्जीक्यूशन के अंदर अब 12 साल में कभी भी लगा सकते हो, 12 ईयर्स में कभी भी। तो यह है आपके पास 12 ईयर्स। प्री का सवाल है, कहाँ दिया हुआ है पता है, लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 136 में दिया हुआ है, लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 136 में दिया गया है ना, इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब एक बात बताओ, डिक्री का एग्जीक्यूशन आ गया, आपको वो पसंद नहीं आया, क्या कहा, आपको वो पसंद नहीं आया, आप भागे भागे कहाँ जाना चाहोगे, अपील में, अपील में जाना चाहोगे। तो अगर अपील में जाना चाहते हो तो 22 अपील क्यों नहीं आया। अब एक चीज़ सीखो, कानून कैसे सीख पढ़ना चाहते हैं ना, तो यहाँ से हम सीधा जाते हैं, पसंद नहीं आई डिक्री आ गई, हम भागे भागे जाएंगे अपील में, यानी ऑर्डर नंबर 22 से 40 एक बार रुको और हम जाएंगे 41 में और यहाँ हम करेंगे अपील, राइट। तो फिर 20 से 40 क्या है, 22 से 40 क्या है। अब सुनो मेरी बात, जब मैंने केस फाइल किया तब मैं कुंवारी थी, फिर मेरी शादी हुई, जब केस फाइल किया तो फिर मेरी शादी हो जाती है, मतलब उस फाइल के तब कुंवारी थी, डिसीजन आने से पहले शादी हो गई। जब केस फाइल किया मैं सोलवेंट थी, मैं इंसॉल्वेंट हो गई, और जब केस फाइल किया मैं जिंदा थी, मैं मर गई। अब क्या होगा, यहाँ तो डिक्री एग्जीक्यूशन सब हो गया, ये सब कहाँ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि भैया ऑर्डर 1 से ऑर्डर 21 में पहुँचने से पहले बीच में बहुत पंगे होने वाले आपके जीवन में, वो है 22 से 40। अब बताओ ये 21 को इतना जल्दी लाने की जरूरत ही कहाँ थी, ये जो 22 से 40 से बीच में आना चाहिए था, पर आया ही नहीं, कानून बहुत बिगाड़ के बनाया हुआ है। तो याद रखना, ये जो 22 से 40 हैं ये ऑर्डर 1 से ऑर्डर 21 में पहुंचने के बीच के अंदर की है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए 22 कहता है कि भैया क्या हो गई, 22 कहता है आपके पास, अभी एक बार बैलेट निकालो, कुछ चीज़ सिखाती हूँ फिर लिखाऊंगी ना। पार्टीज की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुलाओ, पार्टीज की मैरिज हो जाती है तो चाहे तो केस आगे करे चाहे तो नहीं करे, और इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सूट इंस्टीट्यूट करने से जजमेंट आने से पहले तक ये गड़बड़ हो जाती है, और फिर पार्टी के 12 दिन हो जाते हैं। हमारे यहाँ जब कोई मरता है उसके 12 दिन हो जाते हैं, तो इसमें रूल भी 12 ही है, मैं क्या करूँ, इसमें से लिखा हुआ है। 23 कहता है कि ऑर्डर 1 से ऑर्डर 21 में पहुँचने से पहले आप सूट को विड्रॉल कर सकती है, आप एडजस्टमेंट कर सकती है, जो थोड़े कितना आगे ले जाना है। तो 23 आ गए बीच में, कितनी बार कर सकती है, पूरे 4 बार कर सकती है। 24 कहते हैं जैसे आप सूट विड्रॉल करते थे, कोर्ट कहती है कोर्ट में पैसे जमा कराओ, आपने हमारा समय व्यर्थ किया है, क्या कहता है पैसे जमा कराओ, दोबारा नहीं आ जाओ तो कोई उठ के, तो 24 में आपसे पैसे लेते हैं। 25 आपसे सिक्योरिटी लेते हैं, तुम आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, भैया वापस नहीं पता रहे, तो अभी तो केस चल रहा है, ड्यूरिंग केस में आप कहीं भी थोड़ी जा सकते हो, तो आपसे सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, हमें लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। 26 में आप कहते हो साहब मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कोर्ट आ ही नहीं सकता एविडेंस देने के लिए, तो क्या आपकी एविडेंस नहीं होगी, क्या घर बैठे बैठे एविडेंस होती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि सिविल मैटर है, पूरा काम पैसों के साथ हो, तो फ्री में कुछ नहीं होता है, तो कमीशन जारी करेंगे, घर से एविडेंस मंगा लेंगे आपके, ठीक है। फिर आए आपके पास 20 कितनी बार करेंगे, 22 बार कमीशन भेज सकते हैं हम। फिर आए 27, अब 27 से, अब देखिए यह है हमारा 27 से लेकर 31 तक, इसको मैंने याद किया स
से नी फ न्या। अब ये क्या था मुझे नहीं पता, मैं पढ़ रही थी, मुझे एक दिन, अब जैसे बहुत साल पहले मैं भी आपकी तरफ पढ़ती थी, ऐसे याद हो गया। स से सरकार, स से संविधान, से सैनिक, नी से निगम, फ से फर्म, न्य से ट्रस्ट, ये मुझे याद हो गया। ठीक है, तो 27 में सरकार आएगी हमारी। कितनी सरकार है हमारे पास? 8B तक। फिर 27A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा हमारा 4 बार। फिर 28 में सैनिक आ जाएंगे 3 बार। फिर 29 में कॉरपोरेशन आ जाएगी 3 बार। फिर 30 में फर्म्स आ जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म है ना, वो फर्म आ जाएगी यहाँ पे टोटल 10 बार। और 31 में ट्रस्ट कहता है हम भी आएंगे भाई, हमारा हम कहाँ जाएंगे भाई, तू भी आ जा, तो 3 बार। तो अब देखो हमने स्टार्ट किया मैटर ऑर्डर 1 से। 21 में ये भी तो बीच में आए हमारे, हम मर गए तो क्या होगा, विड्रॉल करेंगे तो क्या होगा, पेमेंट जमा कहाँ कराएंगे, सिक्योरिटी कहाँ पे देंगे, सरकार आएगी तो क्या होगा, संविधान आएगा तो क्या होगा, सेना आएगी तो क्या होगा, निगम आएगी तो क्या होगा, फर्म आएगी तो क्या होगा, ट्रस्ट आएगी तो क्या होगा, ये भी तो चाहिए। तो यानी 21 में पहुँचने पर इनका भी रोल है। फिर जो सूट कर रहा है वो पागल है, वो माइनर है, फिर कैसे करेगा, आपने तो एक जजमेंट ऑर्डर सब दे दिए। तो 32 कहता है जो माइनर होगा जो पागल होगा उसके बिहाफ पे हम नेक्स्ट फ्रेंड को ले आएंगे, और अगर डिफेंडेंट होगा तो हम गार्जियन को लेकर आ जाएंगे। तो 32 आया। फिर कहते भाई बच्चे कहाँ रहते भाई, घर में। तो 32 कहता है 32 है फैमिली, इट्स माई फैमिली। तो हिंदू लोग के सारे मैटर 32A के अंदर आ जाते हैं, फैमिली वाले मैटर हैं। या फिर मुस्लिम लोग के नहीं आते, मुस्लिम लॉ या तो मुस्लिम लॉ में जाएगा और या फिर CRPS BNSS में जाएगा 144 में, ये सिर्फ हिंदू लॉ आता है। ठीक है। फिर 33 अब केस लगाने वाला गरीब है, CPC कहती बिना पैसों के मैं तो काम नहीं करती, तो पैसा लाओ, बिना पैसों के कुछ नहीं होता। तो गरीब क्या करेगा, तो गरीब के लिए उपचार है, कोई बात नहीं, तो गरीब है, हम तुम्हें फ्री में केस करेंगे, केस जीतने के बाद पैसे दे देगा, चल ठीक है। तो आया 18 गरीब मिल गए हमें, 18 गरीब मिले। 34 अब गरीब का होता आदमी, क्योंकि प्रॉपर्टी तो खूब है पर खाने को अन्न नहीं, प्रॉपर्टी बिके नहीं। तो 34 कहता इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनके पास। तो 18 गरीबों के पास कितनी प्रॉपर्टी, 15। तो गरीब है 18, प्रॉपर्टी है 15, तभी तो हुआ झगड़ा, तभी तो जाना पड़ा कोर्ट। 18 गरीब होते हैं, 18 प्रॉपर्टी होती है, सब एक एक लेके फ्री हो जाते हैं ना। तो आया इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर 35 आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। तो जब दो डिफेंडेंट आपस में लड़ते हैं तो उससे बोलते हैं इंटरप्लीडर सूट। कैसा सूट बोलते हैं, इंटरप्लीडर सूट। कितनी बार करते हैं, 6 बार करते हैं। फिर आपस में लड़ाई है, कोर्ट को लगता है घर परिवार की बात है, बाहर क्यों जाए, तो कोर्ट करता है उसकी क्या, स्पेशल केस। कोर्ट कहता है भैया स्पेशल केस है, इधर लेकर आओ। कितने केस है, 6 बार। 6 बार उनके स्पेशल केस को कोर्ट बुलाता है। और 30 से उनकी समरी प्रोसीजर करता है, फटाफट फटाफट खत्म कर देता है उनको। कितनी बार करता है, 7 बार। 6 तो दिए हुए स्पेशल केस, और उसको कितनी बार करता है, एक खुद भेज के 7 बार कर देता है। अब कोर्ट जैसे प्रोसीडिंग शुरू करता है, तुम भाग गए, प्रॉपर्टी बेच दी, क्या करेंगे, ऑर्डर जजमेंट तो बात की बात है, तुम प्रॉपर्टी बेच दोगे जिसकी लड़ाई हुई, या जिस पर्सन के अगेंस्ट आउट ऑफ इंडिया चला गया, किसके लिए केस लड़ोगे। तो ऑर्डर 30 कहता है रुको रुको रुको, जजमेंट से पहले 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 अटैचमेंट कर दो प्रॉपर्टी का, या बंदे को अरेस्ट कर लो जो बाहर जा ही नहीं सकता, और प्रॉपर्टी ले लो, बेच ही नहीं सकता, फिर हम डिसीजन कर देंगे। जैसे ही आप उसका अटैचमेंट अरेस्ट करने जाते हो, दूसरी बात ओ जज साहब ऑब्जेक्शन, स्टे ले लेता है, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो 39 कहता है टेम्पररी इंजंक्शन, इसको बोलते हैं कोर्ट की भाषा में स्टे लेना। साथ में इसमें इंटरलोकेटरी ऑर्डर आएगा जो पढ़ेंगे 10 बार, 10 रूल है। अब स्टे लग गया, अब वो प्रॉपर्टी अकेली पड़ी रह गई, 2 लोग लड़ रहे, प्रॉपर्टी बेचारी अकेली, कोई तीसरा आके उस पर क्या करता है, कब्जा जमाता है। तो उस प्रॉपर्टी की देख रेख के लिए कोई आदमी बुलाना पड़ेगा, उस आदमी को कहते हैं रिसीवर। क्या बोलेंगे उसको, रिसीवर। जो आएगा उसको रिसीव करके उसका ध्यान रखेगा। कितनी बार, 5 बार। तो क्या समझ में आया कि 21 के एग्जीक्यूशन से अपील में तो जाना है हमें, पर इससे पहले इनसे मुलाकात करनी है हमें। और ये सब क्या है, 22 से 40, ये ऑर्डर 1 से 21 में पहुंचने के बीच का पुल है, ब्रिज है, जरिया है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और देन फिर ऑर्डर 41 में हम जाते हैं अपील करने। वैसे सेक्शन में पड़ी थी, वो यहाँ फर्स्ट अपील करेंगे 37 बार। 42 में हम जाते हैं सेकेंड अपील करने। फिर 43 में सेकेंड अपील करने जाते हैं, 2 बार है, 3 बार। फिर 43 में हम करते हैं ऑर्डर की अपील 2 बार। फिर 44 में करते हैं हम इंडिजेंट पर्सन की अपील। तो 33 में इंडिजेंट आया, 44 में अपील करते हैं 3 बार। फिर 45 में हम सुप्रीम कोर्ट को टक टक नॉक नॉक, सुप्रीम कोर्ट गेट खोलिए, हमारे पास आपके अलावा कोई बचा नहीं है, 17 बार जा सकते हैं, 17 पे खतरा है, तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही खतरा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब आप केस लेके जाते हो, PIL लगाने जाते हो, रेट लगाते हो, झूठी तो भारी कॉस्ट लगती है, हर आदमी सुप्रीम कोर्ट उठ के चला जाएगा, इंडिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पागल हो जाएगा, फिर इसलिए कॉस्ट लगाता है वहाँ पे। फिर 46 कहता है रेफरेंस कर दो। 47 कहता है अब रिव्यू करा लेते हैं।
तो 48 कहता है मिसलेनियस, सब खत्म हो गया, आप कुछ नहीं करना है। 49 कहते चार्टर हाई कोर्ट चले क्या। 50 कहता है भैया मैं तो स्मॉल कोर्सेस हूँ, मैं तो प्रोविंस से स्मॉल कोर्सेस को हूँ, मुझे तेरे क्या बोलते हैं हाई कोर्ट से क्या लेना देना, चार्टर हाई कोर्ट से। 51 कहता है मैं तो प्रेसिडेंट स्मॉल कोर्सेस कोर्ट हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जैसे अभी ये लिखा है ना, तो यहाँ 22 से हम लिखेंगे, 22 से लेकर 51 तक लिखेंगे। ओके, बट इसको याद करो, बहुत फ़ायदा होगा आपको, बहुत ईजी लगने लग जाएगी CPC। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।